You have goals and dreams that you want to turn them into reality. So, guys, the program is designed to facilitate interactive discussion in order to extract real needs and opportunities toward the success in career. And here, extending my special welcome for the very special guests who are among us today, Mr. Rahul Kumar, CEO Wipcore Marketing Private Limited. He is also a branch manager at Future General. He has spent his entire career advising people on success mantras. He has already guided 100 plus students, mentors, entrepreneurs, and tradepreneurs, and many more. Sir, it is our great honor to have you among us today. Before I hand over the mic to our expert, it is request to all the participants. If you have a question for our speaker, feel free to ask in the chat box, and your question will be answered at the end of the session. So, sir, over to you. Thank you, Shalimam, for this warm welcome. Thank you, sir. मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? Yes, sir, we can see your screen. And my voice is audible to everyone? Yes, sir, it is audible. Okay. सो टुडे हम एक सेशन अटेंड करने जा रहे हैं. सेशन का नाम है सक्सेस ओरिएंटेशन. सक्सेस ओरिएंटेशन इज व्हाट, वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा. तो सक्सेस ओरिएंटेशन कामयाबी का एक मंत्र है. अगर आपने ये कामयाबी का मंत्र समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेस कैसे हो सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल में पता लग जाएगा. तो मेरी सबसे पहले सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आपने अपना जो फिजिकली अटेंड नहीं करना सेशन, मेंटली अटेंड करना है. जैसे मैंने सम टाइम सेशन अटेंड करे हैं या कई बार सेशन लगाए हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम फिजिकली तो सेशन में बैठे होते हैं बट मेंटली हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है. अगर आप मेंटली सेशन में नहीं बैठेंगे तो आपको ये सेशन बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज अ वेरी टेक्निकल सेशन. इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस होंगी, थोड़ी सी सक्सेस को लेके आपको मैंने बातें समझानी है. तो शुरू में इसको कैलकुलेशंस को आपको समझना बहुत जरूरी है. तो सक्सेस ओरिएंटेशन को समझाने से पहले मैं फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूं, मेरी वॉइस सबको आ रही है? यस सर, आ रही है. So, someone is saying use more English because they don't understand Hindi. ओके ओके. Success orientation. This formula says formula of 4R. फॉर्मूला ऑफ 4R. तो फॉर्मूला ऑफ 4R क्या कहता है कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है. जस्ट अ सेकंड गाइस. फॉर्मूला ऑफ 4R. तो R से मेरा मतलब है फ्रेंड्स राइट. राइट फॉर राइट. राइट से सबसे पहला राइट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, राइट एक्शन. राइट एक्शन के बाद अगला राइट आएगा राइट डायरेक्शन. देन राइट डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट राइट है राइट टाइम. एंड नेक्स्ट राइट है राइट एनर्जी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एक्शन के बारे में. यहां पे हमने चार चीजों के बारे में डिस्कस करना है. दैट इज राइट एक्शन,
राइट डायरेक्शन, राइट टाइम एंड राइट एनर्जी। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे राइट एक्शन के बारे में। राइट एक्शन इज व्हाट? आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा एक्शन है। आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे होंगे, कुछ लोग बिजनेस भी कर रहे होंगे। अगर हम इस सेशन में सभी स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने मार्केट सिनेरियो में देख सकते हो कि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। जो काम वो लोग कर रहे हैं दैट इज देयर एक्शन, कि वो एक्शन है उनका काम। जो वो काम जिंदगी को चलाने के लिए कर रहे हैं, जो आप वो काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अब जैसे सपोज आई एम रनिंग अ कंपनी दैट इज नेम ऑफ वेबकॉड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज माय एक्शन। वो मुझे अर्निंग के लिए मेरी कंपनी चलानी है, तो आप भी कुछ ना कुछ कर रहे होगे अपनी अर्निंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो हम आज दो लोगों के एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेदर किसका एक्शन ज्यादा बेटर है इन अपनी जिंदगी में। तो हम आज दो लोगों के एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो एक्शन होगा वो होगा, हम एक इमेजिनरी नेम लेंगे मिस्टर राम का। मिस्टर राम एक आम इंसान है। राम जी का जो काम है वो है जॉब करते हैं। राम एक ऑर्डिनरी इंसान है जो पूरे महीने में 25 दिन काम करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि पूरे महीने में 5 संडे होते हैं और बाकी वर्किंग डेज होते हैं, तो 30 डेज में से अगर हम 5 संडे निकाल दें तो 25 दिन बचे। तो 25 दिन अगर हमने राम से काम लिया, राम एक दिन में वर्किंग करते हैं 8 आवर्स की, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 8 से। तो राम ने एक दिन में 8 घंटे काम करा। राम की जो पूरे महीने की सैलरी आती है वो आती है 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज अर्निंग करने के लिए राम पूरे महीने में 25 दिन काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को देना है कि राम की पर आवर वैल्यू क्या है। आप अपनी चैट बुक पे शो कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा है आप सबसे कि राम की पर आवर वैल्यू क्या है। राम इज अर्निंग 10,000 रुपीज पर मंथ। ही इज वर्किंग फॉर 25 डेज एंड डेली ही इज वर्किंग 8 आवर्स। तो राम की जो पर आवर वैल्यू है वो क्या है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 5th या 6th क्लास के स्टूडेंट्स को भी आ जाएगा। 50 रुपीज। गुड। रोशाली एंड प्रियंका ने रिप्लाई किया है, राइट आंसर है आपका कि राम की जो पर आवर वैल्यू है वो 50 रुपीज है। तो ये राम की जो पर आवर वैल्यू है वो हमने इस तरीके से निकाली कि राम ने एक दिन में 8 घंटे काम किया, पूरे महीने में 25 डेज काम किया, तो उन्होंने पूरे मंथ में 200 आवर्स काम किया, 200 घंटे काम किया, और राम को उसके अगेंस्ट 10,000 सैलरी मिल रही थी। तो 10,000 सैलरी लेने के लिए राम को 200 घंटे काम करना पड़ा और 10,000 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स, तो उसकी एक घंटे की इनकम निकल आई 50 रुपीज। तो आज आप ये चेक करना कि इस दुनिया में ना सबकी पर आर एक वैल्यू है। वो जो पर आर वैल्यू है ना वो सबकी अलग अलग है। किसी की 100 है, किसी की 200 है, किसी की 500 है, किसी की 1000 है। सबकी एक पर आर वैल्यू है। हमने अपनी पर आर वैल्यू चेक करनी है आज की डेट में कि हम अपनी पर आर वैल्यू क्या है हमारी, कि हम आज पर आर वैल्यू कितनी अर्निंग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कि हमारा जो एक्शन है वो पर आर हमें कितनी इनकम दे रहा है। अब राम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं। राम वांट टू बी रिच। राम ऑडी कार लेना चाहते हैं। राम कामयाब होना चाहते हैं। राम एक बंगला खरीदना चाहते हैं। तो राम को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि राम अगर अपनी पर आवर वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, राम ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपने चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए, राम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करे? मेरा फिर से सवाल है, राम अभी 50 रुपीज पर आवर वैल्यू, पर आवर जो इनकम ले रहा है 50 रुपीज है। तो राम अपनी इनकम बढ़ाना चाहता है। ही वॉन्ट टू बी रिच, ही वॉन्ट टू बाय ऑडी कार, ही वॉन्ट टू बाय BMW। तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए राम और क्या कर सकता है? ज्यादा काम करे। बिल्कुल, बेटर जॉब, ज्यादा काम करे। अब ज्यादा काम करेगा, ये जवाब आया है हबीबा शेख की तरफ से। तो अब
हबीबा शेख जी, आप मुझे ये बताइए कि राम ज्यादा काम करे, ही इज ऑलरेडी डूइंग 8 आवर्स जॉब, तो वो कितने घंटे और अपनी जॉब में इन्वेस्ट कर सकता है? अभी ऑलरेडी वो 8 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, तो वो कितने घंटे और काम कर सकता है? कैन एनीबडी टेल? कैन एनीबडी टेल कि वो कितने घंटे और काम कर सकता है? चलो हम सपोज करते हैं राम अभी 8 घंटे और काम कर रहा है, तो 4 घंटे हम और मान लें कि राम 4 घंटे और काम कर सकता है। 40 आवर्स भाई अपना हबीबा जी, 40 आवर्स तो होते ही नहीं पूरे दिन में, 24 आवर्स होते हैं। हाउ कैन ही वर्क 40 आवर्स? चलो एनीवे 14 आवर्स, 14 आवर्स इन अ डे। प्रियंका 14 आवर्स इन अ डे, अगर 24 डेज 24 आवर्स होते हैं एक दिन में सर, 5 डेज टोटल, 5 डेज टोटल। एनीवे चलो मैं आपको सेशन पे समझाता हूं। अगर राम 8 घंटे ऑलरेडी पूरे दिन में काम कर रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि 12 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 12 आवर्स, चलो हमने एक कैलकुलेशन लेते हैं। राम ने 12 घंटे, 8 घंटे ऑलरेडी काम कर रहा है, राम ने 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। अब उसके पर डे जो 4 आवर्स हैं वो बढ़ गए, तो 25 दिन को अगर हम 4 आवर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। अब अगर उसने 100 घंटे एक्स्ट्रा काम करा है, तो 100 घंटे एक्स्ट्रा काम करने के एवज में उसको पर आवर उसकी जो वैल्यू थी वो थी 50 रुपीज। अब उसको कितनी इनकम होगी? उसकी जो सैलरी है 5000 रुपीज और बढ़ गई। पहले वो कितना कमा रहा था 10, अब वो कितना कमाने लग गया 15,000 रुपीज वो अर्न करने लग गया। यहां तक समझ आ गई सबको बात? अब राम पूरे दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 12 घंटे काम करना है, पर उसकी जो सैलरी है 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गई। फिर से अगेन मेरा सवाल ये है, सारे जवाब दीजिएगा, क्या 15,000 रुपए राम कमा के अमीर हो गया, सक्सेसफुल हो गया? ही कैन बाय ऑडी कार और BMW कार फ्रॉम 15,000 रुपीज। आई थिंक उसका घर का खर्चा भी नहीं चलेगा 15,000 रुपीज से। चलो अब और कितने घंटे काम कर लेगा राम? 12 घंटे ऑलरेडी कर रहा है, और कितने घंटे कर सकता है काम? हम मान के चलें कि 4 घंटे, अच्छा 16 घंटे। गौरव जी का जवाब आया ही राम कैन वर्क 16 आवर्स मोर, मतलब 16 आवर्स टोटल इन अ डे। लिए हम ये भी मान लेते हैं। देख लीजिए आप में से किसी को ये लगता हो कि राम का संडे भी लगवाना है। 16 आवर्स इज इनफ, ही कैन मेक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देखें कि राम काम कितने घंटे कर सकता है। 16 घंटे अगर राम ने काम करना शुरू कर दिया पूरे दिन में, ठीक है, तो 16 इंटू 4 घंटे हमने इसके और बढ़ा दिए। 16 घंटे ऑलरेडी वो 15,000 कमा रहा था, यानी 4 घंटे अगर और बढ़ा दिए तो उसकी सैलरी 16 घंटे के हिसाब से उसकी जो सैलरी होगी 20,000 रुपीज पर मंथ हो जाएगी, क्योंकि हमने फिर से उसकी जो 100 आवर्स की इन्वेस्टमेंट है और कर दी उसके काम में। अब मेरा फिर से सवाल ये है कि 20,000 रुपीज अब राम काम कर रहा है 16 घंटे इंटू 24 डेज, 24 डेज काम करके लगातार 16 घंटे काम करता है वो, तो टोटल उसने 20,000 रुपीज अर्निंग शुरू कर दी। अब 20,000 रुपीज अर्निंग करके भी क्या राम अमीर हो जाएगा? सवाल मेरा ये है कि इज राम कैन बाय ऑडी कार फ्रॉम 20,000 रुपीज? गुड, आंसर इज नो। अब और क्या करे? संडे लगवा दे राम का, संडे, हाँ संडे लगवा दे। कैन एनीबडी से कि राम को संडे को भी काम करना चाहिए? लगवा दो ठीक है, मैं उसका संडे भी लगवा देता हूं, पर हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है गाइस कि राम का अगर हमने संडे लगवा दिया, अब हमने उससे 30 डेज काम लिया, 30 डेज इंटू डेली के वो 16 घंटे काम कर रहा है, तो उसके जो आवर्स बनते हैं 480 आवर्स बन जाते हैं। 480 आवर्स वो पूरे मंथ में काम कर रहा है। अब उसकी जो सैलरी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 24,000 रुपीज इन अ मंथ। पर आप ध्यान से देखिए, 24,000 रुपीज कमाकर भी वो ऑडी कार, BMW कार बाय नहीं कर सकता। ही कैन नॉट बी अ रिच पर्सन। वो नहीं ले सकता 24 आवर से भी अपनी लाइफ की जो सक्सेस है। अब अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमने एक तरीके से राम को मार दिया हुआ है।
राम का राम नाम सत्य कर दिया हुआ है, क्योंकि 16 घंटे काम करवाना, वो भी 30 के 30 दिन काम करवाना और बिल्कुल भी छुट्टी ना देना, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। बाकी बच्चे 8 घंटे में उसने नहाना भी है, उसने इंजॉयमेंट भी करना है, उसने सोना भी है, नींद भी पूरी करनी है। सो बात सिंपल सी ये है कि वो 24,000 रुपीज 24,000 रुपीज से राम कैनॉट बी रिच। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ आते हैं कि राम की जो ये एक्शन है, इस एक्शन को कहते क्या है, राम के इस एक्शन को क्या कहेंगे हम? दिस एक्शन कॉल्ड एक्टिव इनकम। दिस एक्शन कॉल्ड एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब कोई समझा पाएगा मुझे आप में से? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज एक्टिव इनकम? गाइस, हो सकता है कि ये जो सेशन है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल लग रहा है आपको, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझिए कि व्हाट इज एक्टिव इनकम। कैन एनीबॉडी टेल एक्टिव इनकम क्या है? प्लीज रिस्पॉन्स ऑन माय क्वेश्चन, व्हाट इज एक्टिव इनकम? डोंट नो, ओके। कैन एनीबॉडी टेल? कोई और बता सकता है? गौरव, प्रियंका, जो जॉब से सैलरी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। वेयर यू वर्क और नॉट, ही विल गेट अ सैलरी ऑन डेली विच इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम जॉब। नो, अभी मैं आपको इसका सही जवाब देता हूं। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम का मतलब है कि अगर हम एक्टिव हैं तो वो पैसा आएगा, और अगर हम एक्टिव नहीं हैं तो वो पैसा नहीं आएगा। जैसे हमने राम के केस के अंदर डिस्कस किया कि राम जब 8 घंटे काम कर रहा था तो वो 10,000 कमा रहा था, अगर वो 16 घंटे काम कर रहा था तो वो 24,000 कमाने लग गया। राम अगर एक्टिव है, यानी राम की अगर बॉडी चल रही है, बहुत ही आसान जवाब था कि राम अगर काम पे जाएगा तो ही कैन अर्न, अगर राम काम पे नहीं जाएगा तो राम को पैसा नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, कि अगर हम एक्टिव हैं तो पैसा है, और अगर हम एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ये देखना है कि अगर राम का दिल कर रहा हो, ही वांट टू गो ऑन अ वेकेशन विद हिज फैमिली, वो शिमला जाना चाहता है 1 हफ्ते के लिए, क्या राम जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मैं 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए शिमला चला गया तो मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, मेरे घर का खर्चा चलना बंद हो जाएगा। अगर राम सच में, सीरियस नोट पे, अगर राम सच में मर गया तो उसकी एक्टिव इनकम खत्म हो जाएगी। इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल सा आंसर देखा होगा आपने बड़ी सारी मार्केट में, कि अगर जो जो लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं, वेदर उनकी सैलरी 10,000 है, वेदर उनकी सैलरी 30,000 है, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहते, अचानक उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनकी सैलरी है वो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं गाइस? एक्टिव इनकम इज व्हाट, कि अगर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, और अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और एक्टिव इनकम में दुनिया के 85% लोग काम करते हैं, दुनिया के 85% लोग। और इसी 85% लोगों को, जो ये जॉब कर रहे हैं, जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यही लोग एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं। और एक्टिव इनकम इज नॉट अ सिक्योर इनकम। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि जब तक हम हैं तब तक ये एक्टिव इनकम है, और हम एक बार इस दुनिया से चले गए तो उसके बाद हमारी फैमिली उस एक्टिव इनकम के भरोसे नहीं रह सकती। नो नो गौरव, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक्टिव इनकम इज व्हाट? एक्टिव इनकम इज दिस, कि अगर हम वर्किंग में आएंगे तो हमें पैसा आएगा, अगर हम वर्किंग में नहीं है तो हमें पैसा नहीं आएगा। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। हम सेकंड ऑप्शन पे जा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन इज मिस्टर रतन टाटा। मिस्टर रतन टाटा। रतन टाटा कौन है? इसका जवाब दीजिए। थोड़ा सा जो जवाब है आपकी तरफ से आएगा तो सेशन अच्छा होगा। रतन टाटा कौन है? हु इज रतन टाटा? गौरव, बिजनेसमैन, ऑनर ऑफ टाटा कंपनी, ऑनर ऑफ टाटा ग्रुप। बिल्कुल, टाटा नमक इनके नाम से बनता है, टाटा की कार इनके नाम से आती है, टाटा का बहुत बड़ा अंपायर है जो ये चला रहे हैं।
अब रतन टाटा की हम एक फैक्ट्री के बारे में बात करेंगे, ओनली ए सिंगल फैक्ट्री, वैसे तो इनकी पूरे इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री है। रतन टाटा की एक फैक्ट्री के अंदर इंप्लॉइज काम कर रहे होंगे, अज्यूम 2000 इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, 2000 इंप्लॉइज रतन टाटा की एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। हम इसको और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे थे, मिस्टर राम, राम भी रतन टाटा की ही फैक्ट्री में काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, जिसको राम को रतन टाटा जी 10,000 सैलरी पे कर रहे हैं। राम को रतन टाटा जी 10,000 सैलरी पे करते हैं, 10,000 सैलरी पे करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कोई भी इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को 10,000 सैलरी क्यों देगा? Why the employer give this employee 10,000 सैलरी क्यों देगा भाई? वो सैलरी 10,000 राम, अगर रतन टाटा जी राम को 10,000 दे रहे हैं तो उससे कुछ करवाते होंगे कि फ्री में ही दे देते होंगे? बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर इन हिज फर्म, ही विल गेट सर्विस इन रिटर्न बिकॉज ही इज वर्किंग गुड, ही वर्क। अच्छा, वर्क तो सभी करते हैं। अगर रतन राम है, रतन टाटा को इनकम प्रोड्यूस करके देता होगा, तभी तभी वो उसको सैलरी देते होंगे ना। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं। सपोज मैंने आज अपने नीचे एक एम्प्लॉय रखा, मैं उसको 10,000 सैलरी दे रहा हूं, तो मैं उससे 25-30 हजार का, 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का कुछ काम करवाऊंगा, तभी मैं उसको 10,000 सैलरी दूंगा ना। सपोज अगर मैं आज कहीं कंपनी में जॉब लग रहा हूं, मुझे 20,000 सैलरी मिल रही है, तो मैं अपनी कंपनी को पहले 1 लाख रुपीस का काम करके दूंगा, देन आई विल गेट 20,000 सैलरी। अगर मैं अपनी कंपनी को अर्निंग करके नहीं दूंगा तो मुझे कोई 20,000 सैलरी क्यों देगा? अगर राम को रतन टाटा जी 20,000 सैलरी दे रहे हैं, तो राम को अगर रतन टाटा जी 10,000 सैलरी दे रहे हैं, तो वो 10,000 नहीं कमा रहा। उसकी जो एक्चुअल इनकम है ना, वो 10,000 के अगेंस्ट 20,000 है। तो 10,000 तभी कमा पा रहा है अगर राम को 20,000 रुपीज रतन टाटा को कमा के देता है। अगर हम इसको और प्रैक्टिकल चले जाएं, तो राम 8 घंटे काम कर रहा था पूरे दिन में। राम अगर 8 घंटे काम कर रहा था, तो वो 8 घंटे में से 4 घंटे अपने ऑनर के लिए काम कर रहा है और 4 घंटे अपने लिए काम कर रहा है। राम 4 घंटे अपने ऑनर के लिए काम कर रहा है और 4 घंटे फॉर हिज सेल्फ। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी तभी देगा अगर वो अपने एम्प्लॉय से कुछ अर्निंग लेगा। यानी रतन टाटा अगर राम को 10,000 सैलरी देते हैं, तो राम से पहले 20,000 का या 25,000 का काम भी लेते हैं। अगर आप इस बात को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे पर्सन से ये सवाल पूछिएगा जो जॉब करता है। जॉब वाले पर्सन को अगर 20,000 सैलरी मिल रही होगी ना, तो उसको पूछना कि आप अपनी कंपनी को कितना कमा के देते होगे, तो उसका आंसर ये होता होगा कि मैं अपनी कंपनी को अपनी सैलरी से 5 टाइम मल्टीप्लाई करके काम देता हूं, तो मुझे 20,000 सैलरी मिलती है। यानी अगर आज एक इंसान को 20,000 सैलरी लेनी है, तो ही हैव टू अर्न 1 लाख रुपीज फॉर हिज कंपनी। अगर राम 10,000 कमा रहा है, तो उसको अपने मालिक को 20,000 का काम देके करना पड़ता होगा। अब राम अगर 8 घंटे काम कर रहा है, तो बीच में से 4 घंटे वो अपने मालिक के लिए काम करता है, 4 घंटे अपने लिए काम करता है। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। रतन टाटा की फैक्ट्री में कितने इंप्लॉइज काम कर रहे थे? 2,000। राम जैसे 2,000 इंप्लॉइज रतन टाटा जी को एक दिन में 4-4 घंटे अपने टाइम का देते हैं। रतन टाटा जी के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 8,000 आवर्स। रतन टाटा जी के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हुआ? 8,000 घंटे। गाइस थोड़ी सी कैलकुलेशन समझिए, 2,000 लोगों ने दिन के 4-4 घंटे रतन टाटा जी के लिए काम किया, 8,000 घंटे रतन टाटा जी के लिए इन्वेस्ट हुए। और राम कितने घंटे काम कर रहा था? 8 घंटे, जिसमें से 4 घंटे उसके लिए इन्वेस्ट हो रहे थे और 4 घंटे रतन टाटा जी के लिए इन्वेस्ट हो रहे थे। पर रतन टाटा जी ने अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया कितने लोगों से?
2000 वर्कर के साथ, अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया कितने लोगों से, 2000 वर्कर के साथ। अब रतन टाटा जी के लिए 8000 घंटे काम हुआ, 8000 घंटे, एक घंटे की वैल्यू क्या थी, याद है सबको, राम के एक घंटे की वैल्यू क्या थी, 50 रुपीज। तो रतन टाटा जी के लिए अगर एक घंटे की वैल्यू 50 रुपीज है, तो रतन टाटा जी की जो पर डे इनकम है वो है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपए रतन टाटा जी की एक दिन की कमाई। थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है? राम के पास भी 24 आवर्स, रतन टाटा जी के पास भी 24 आवर्स हैं, बट रतन टाटा जी के लिए 8000 घंटे काम हो रहा है, राम के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे काम हो रहा है। दैट इज कॉल्ड टाइम मल्टीप्लायर। अब रतन टाटा जी जिस इनकम में काम कर रहे हैं ना, इस इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो आज पैसिव इनकम को हमने समझना है। राइट एक्शन इज व्हाट, राइट एक्शन इज व्हाट, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि अगर हम काम नहीं भी कर रहे तो भी हमें पैसा आएगा ही आएगा। जैसे रतन टाटा जी अगर एक साल के लिए छुट्टियों पे जाना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ही वांट टू बी गो टू कनाडा, तो वो पीछे से अपनी फैक्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। तो जो रतन टाटा जी को 4 लाख रुपए इनकम हो रही है पर डे की, जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए वो महीने का कमा रहे हैं अपनी एक फैक्ट्री से, क्या वो आना बंद हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। उनका वो जो पैसा है वो आता ही रहेगा, क्योंकि ही इज वर्किंग इन पैसिव इनकम। एक्चुअल में देखा जाए ना, तो रतन टाटा जी तो काम ही नहीं कर रहे, रतन टाटा जी वर्किंग में ही नहीं है। रतन टाटा ने अपने टाइम को 2000 लोगों के टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे ये मल्टीप्लायर छोटे लोग, छोटे जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं वो भी करते हैं। जैसे अब कहां से हम प्रैक्टिकल ले सकते हैं, जैसे अब आपने ठेकेदार सुने होंगे, ठेकेदार, ठेकेदार जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने नीचे लेबर रखते हैं। वो बिल्डिंग नहीं बना रहे, उन्होंने 50 लेबर अपने नीचे रखी, लेबर जाके काम कर रही है। लेबर की जो वेजेस हैं पर डे की 300 है या 400 है या 500 है, लेट्स अज्यूम उनकी जो वेजेस है 500 है, पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको पर डे वेज दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज। अब 50 लोगों ने पर डे 200 रुपीज कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर पर डे कितना कमा रहा है? 10,000 रुपीज। लेबर तो जो काम करेगी उसको 300 रुपए मिल जाएगा, बट जो कॉन्ट्रैक्टर है काम नहीं भी करेगा तो भी उसको पर पर्सन 200 रुपीज यानी 10,000 रुपीज डेली की इनकम हो रही है। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। और जो पैसिव इनकम में काम करते हैं ना, वो दुनिया के सिर्फ और सिर्फ 15% लोग हैं। 85% लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं एक्टिव इनकम में, और जो 15% लोग हैं वो काम कर रहे हैं पैसिव इनकम में। अब यहां हमने राइट एक्शन तो समझ लिया कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। मुझे आप सबका रिस्पांस चाहिए, क्या मैं आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क समझा पाया हूं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? ये आपको अच्छे से समझ आ गया? ओके, नाइस। अब मेरा सवाल ये है, आप अपने घर पे अपने आप से पूछिए कि क्या आप पैसिव इनकम में काम कर रहे हैं या एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल लॉयल आंसर चाहिए। हु इज वर्किंग इन एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम, श्याम। और एक्टिव इनकम, और एक्टिव इनकम। चलो, अब हमने अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है गाइस, तो हमें एक्टिव इनकम में काम नहीं करना है, हमें पैसिव इनकम में काम करना है। ये बात हमें समझ आ चुकी है कि हम जब तक एक्टिव इनकम में काम करेंगे तब तक हम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, हमें पैसिव इनकम में जाना ही पड़ेगा। पैसिव इनकम इज ए राइट एक्शन। तो राइट एक्शन इज ए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, फॉर पैसिव इनकम वी विल बी अ बिजनेसमैन। गुड। तो पैसिव इनकम में जाने के लिए हमें
क्या करना है पैसिव इनकम में जाने के लिए? हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें अपने नीचे एम्प्लॉइज रखने हैं, उनको सैलरीज पे करनी है। तो हम इस पैसिव इनकम में जाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही पैसिव इनकम में चले जाएंगे। अगर आप एक्टिव इनकम में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक्टिव इनकम में काम करना बुरी बात है। एक्टिव इनकम में काम करके भी पैसिव इनकम में जाया जा सकता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, यू हैव टू कन्वर्ट योर एक्शन एक्टिव फ्रॉम पैसिव। आपको एक्टिव से पैसिव में जाना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि एक्टिव से पैसिव में आपने जाना है। इसके बाद अगला एक 4R का फॉर्मूला हमें यह बताता है कि एक्टिव से पैसिव में जाने का फर्क तो समझ आ गया, पर एक्टिव से पैसिव में जाने का राइट टाइम क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप सबने अपना अपना उसमें आंसर देना है कि राइट टाइम क्या है। अब राइट टाइम के लिए 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। राइट टाइम, कोई भी बिजनेस करने का ना 3 सही टाइम होते हैं, 3 टाइम होते हैं। या इसको और प्रैक्टिकल से, चलिए ठीक है। राइट टाइम इज व्हाट, कोई भी बिजनेस अपने 3 अलग अलग फेसेस से होके गुजरता है, 3 अलग अलग दौर से होके गुजरता है। सबसे पहला फेस है इनिशियल फेस। इनिशियल फेस का मतलब है शुरुआती दौर, जब उस बिजनेस की शुरुआत हुई है। अगला दौर है फेमसिटी फेस। फेमसिटी फेस का मतलब है उस जो बिजनेस का फेमस हो गया, वो प्रसिद्ध हो गया। एंड थर्ड फेस इज कंपटीशन फेस। तो 3 है, इनिशियल फेस शुरुआती दौर, फेमसिटी फेस प्रसिद्धि का दौर, और कंपटीशन फेस। कंपटीशन मतलब उस बिजनेस का कंपटीशन दौर आ गया। तो आपसे सबसे जवाब चाहिए कि किसी भी बिजनेस को करने का सही दौर कौन सा है, इनिशियल फेस, फेमसिटी फेस या कंपटीशन फेस? प्लीज आंसर फास्टली। कोई भी बिजनेस करने का सही फेस कौन सा है, इनिशियल फेस, फेमसिटी फेस और कंपटीशन फेस? इन तीनों फेसेस में किस का फेस में हम सबसे ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं? फर्स्ट फेस हबीबा शेख, ओके, श्याम, विशाल, गौरव, प्लीज सभी आंसर दीजिए। कॉपी तो नहीं कर रहे? गौरव ने इनिशियल फेस लिखा है तो सभी ने इनिशियल फेस ही लिखना शुरू कर दिया। फेमसिटी फेस में क्या पैसा अर्न नहीं किया जा सकता? इनिशियल फेस, फेमसिटी फेस और कंपटीशन फेस। बाकी सबका जवाब नहीं आया मुझे। बाकी सब सो रहे हैं क्या? बाकी फेस में रिस्क है सर। सेकंड फेस, रुशाली का जवाब आया सेकंड फेस। चलिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा पैसा, बट सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो फर्स्ट फेज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं गाइस, देखो मेरा सवाल ये है कि जो बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस, जैसे आइसक्रीम का बिजनेस है, जैसे क्लोथ्स का बिजनेस है, जैसे टेबल का बिजनेस है, लैपटॉप का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस, वट एवर बिजनेस, कोई भी दुनिया में बिजनेस है, उस बिजनेस को करने के लिए 3 फेस होते हैं। एक होता है इनिशियल फेज, एक होता है फेमसिटी फेज, एंड थर्ड वन इज कंपटीशन फेज। सबसे ज्यादा जो पैसा है वो किस फेज में कमाया जा सकता है, आज मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली बताऊंगा। हम एग्जांपल लेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? कैन एनीबॉडी गेस कि इंडिया में कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था? इंडिया में कंप्यूटर कब लॉन्च हुआ था, क्या कोई बता सकता है? 1980 में। किस कंपनी ने लॉन्च किया कंप्यूटर को? किस कंपनी ने लॉन्च किया कंप्यूटर को? गौरव आंसर नहीं देंगे, बाकी सभी आंसर दे सकते हैं। ओके सॉरी, गौरव नहीं, सौमिन। 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ। गुड, प्रियंका ने सही जवाब दिया। 1980 में कंप्यूटर लॉन्च हुआ, किस कंपनी ने कंप्यूटर को लॉन्च किया? आईएसआई? नहीं भाई, आईबीएम। ओके,
एनीबडी एल्स कोई जवाब देना चाहे? मैं मैंने टाइप कर लिया है किस कंपनी ने सही सबसे पहले 1980 में कंप्यूटर लॉन्च किया। जो सही जवाब देगा उनके लिए क्लैपिंग होगी। चलिए एनीवे, तो जो 1980 में जिस कंपनी ने कंप्यूटर को इंडिया में लॉन्च किया, दैट इज राइट आंसर। श्याम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गुड श्याम, थैंक यू यार, गुड। श्याम, विप्रो कंपनी ने ही इंडिया में 1980 में कंप्यूटर को लॉन्च किया था और इनके जो ऑनर थे उनका नाम था अजीम प्रेम। अजीम प्रेम ने इंडिया में कंप्यूटर को लॉन्च किया था। क्या कोई ये बता सकता है कि कंप्यूटर बनाने से पहले विप्रो क्या बनाती थी? कंप्यूटर बनाने से पहले विप्रो इंडिया में क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, क्या सेल कर रही थी? क्या बता सकता है कोई? चलिए मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल, ऑयल एंड शैम्पू। विप्रो का एक शैम्पू आता था, आपने नाम भी सुना होगा, केश निखार शिखाकाई शैम्पू एंड साबुन, बालों को स्वच्छ बना दे। केश निखार शिखाकाई शैम्पू एंड साबुन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ विप्रो कंपनी। और पूरे इंडिया में उनकी इसी शैम्पू और साबुन की सेल होती थी। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं, बैक ऑफ द माइंड, जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब ये साबुन और शैम्पू आता था, विप्रो कंपनी का ही प्रोडक्ट था। तो विप्रो कंपनी के जो ऑनर थे अजीम प्रेम जी, उन्होंने 1980 में साबुन की साथ साथ ये जो अपना कंप्यूटर का बिजनेस है ये इंडिया में शुरू कर लिया, कंप्यूटर को बेचना शुरू कर लिया। इसका कंप्यूटर को शुरू करने के बाद जो उनकी हालत हुई, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सपोज 1980 में आप ही हो विप्रो के ऑनर अजीम प्रेम जी, आप अपने आप को मान लीजिए कि आप अजीम प्रेम जी हो और आप किसी के घर में गए कंप्यूटर को बेचने के लिए। आपने बेल बजाई, टिंग टोंग, तो सामने से एक पर्सन बाहर आए। हाँ जी, तो आपने बोलना शुरू कर दिया कि सर मैं एक चीज लाया हूं आपके लिए, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। अब सोच के देखिए, जब पहली बार उस व्यक्ति ने कंप्यूटर का नाम सुना होगा, तब कंप्यूटर को कोई जानता ही नहीं था, तो उसने क्या जवाब दिया होगा? कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है भाई? तो उसने बताया होगा कि कंप्यूटर सर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी फाइल्स की मतलब लिखी जा सकती हैं, इसमें आपका डाटा स्टोर हो सकता है, कागज का काम खत्म हो जाएगा, जो हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं वो सारा कंप्यूटर में ऑनलाइन आ जाएगा, हम पूरी दुनिया को इसमें देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पहले उन्होंने बता दिया, 4-5 घंटे लगाए और कंप्यूटर की सारी एक्सप्लेन कर दिया उसको। आपको ये पता है कि कंप्यूटर की वैल्यू क्या थी तब 1980 में? कंप्यूटर की वैल्यू थी 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। और 1,50,000 रुपीज 1980 में आज के 1 करोड़ के बराबर थे। जैसे ही विप्रो कंपनी के ऑनर ने एक पर्सन को बोला कि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर अच्छा है, कंप्यूटर ऐसा है, कंप्यूटर वैसा है, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, वाओ कंप्यूटर कितना अच्छा है। अच्छा प्राइस क्या है? विप्रो कंपनी के ऑनर बोल रहे हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए, सिर्फ 1.5 लाख। तो आगे से क्या जवाब आया होगा? लोगों ने ये बोला होगा, अच्छा सिर्फ 1.5 लाख, लाइए सर ये लीजिए 1.5 लाख का चेक। नहीं, ये आंसर नहीं आया था। लोगों का जवाब आया, पागल हो गए हो, 1.5 लाख रुपीस देखे भी हैं आपने कभी? 1.5 लाख रुपए जिंदगी में सपने में भी देखा आपने 1.5 लाख रुपए? अगला घर देखो, राइट, निकल जाओ यहां से, गेट आउट, पागल हो गए हो। दरवाजा उनके मुंह पे बंद कर दिया। सेकंड पर्सन के पास गए दूसरे कंप्यूटर को बेचने के लिए। दूसरे कंप्यूटर को जब बेचना शुरू किया दूसरे घर में जाके, तो उन्होंने भी पूछा कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। उन्होंने भी दरवाजा बंद कर दिया। थर्ड घर में, फोर्थ घर में, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ऐसे लोगों को समझाना शुरू किया। विप्रो कंपनी के ऑनर बताते हैं कि हमने लोगों को कंप्यूटर बेचने के लिए कितनी जद्दोजहद करी है ये हम ही जानते हैं। फर्स्ट मंथ में उनका कोई कंप्यूटर नहीं बिका, क्योंकि इंडिया में कंप्यूटर को लेके अवेयरनेस नहीं थी। अगर अवेयरनेस थी भी तो कंप्यूटर की प्राइसिंग ही इतनी ज्यादा थी, कंप्यूटर बिका ही नहीं। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4, 5, 6, 7, 1 साल हो गया, उनका कंप्यूटर ही नहीं बिका इंडिया में। अब सोच के देखो, जिनका अच्छा भला शैम्पू बिक रहा हो, जिनका अच्छा भला साबुन बिक रहा हो, और उन्होंने कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रख लिया और कंप्यूटर बिक नहीं रहा, तो लोगों की जो बातें होंगी उनको कितना परेशान करती होंगी। पता उनके पेरेंट्स उनको क्या कहते थे कि बेटा ये किन चक्रों में पड़ गया तू, ये जो डब्बा है ना ये बिकना नहीं है। लोग कंप्यूटर को डब्बा बोलते होते थे कि ये जो डब्बा है ना ये बिकना नहीं है।
दैट टाइम कंप्यूटर में कोई क्वालिटी भी नहीं होती थी, बहुत बड़ा होता था साइज में, उसका वेट बहुत ज्यादा होता था। आजकल तो हम अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तब उस कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं होती थी। इतना बड़ा, इतना भारी, इतना हैवी, और प्राइसिंग इज 1.5 लाख रुपए। लोगों ने कंप्यूटर के बारे में इतना नेगेटिव बोला, इतना नेगेटिव बोला, लोग कहने लगे कि विप्रो कंपनी की जो ऑनर है ना, अजीम प्रेम जी, ये पागल हो गए हैं, पागल। अजीम प्रेम को धक्का लग गया है। वो अपना शैम्पू बेचने के बजाय क्या बेच रहे हैं? कंप्यूटर बेच रहे हैं, जिसका इंडिया में कोई स्कोप ही नहीं है, जिसका इंडिया में कोई स्कोप नहीं है। बट विप्रो कंपनी के ऑनर के पास दो चीजें थी। सबसे पहली चीज थी सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरी चीज थी विजन। व्हाट इज विजन? विजन ये था कि जिस दिन मैं कंप्यूटर को इंडिया में हिट करूंगा ना, सबसे ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा। और कंप्यूटर का तब था इनिशियल फेज, कंप्यूटर को कोई नहीं जानता था। उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उनके पास विजन था कि मैं कंप्यूटर को इंडिया में हिट करके दिखाऊंगा। 2 साल हो गए दोस्तों, 2 इयर्स रेगुलरली उनका कोई कंप्यूटर नहीं बिका। 2 इयर्स, 2 साल तक उनका कोई कंप्यूटर नहीं बिक रहा। उनके पेरेंट्स उनको बोल रहे हैं, आसपास के लोग, उनके फ्रेंड सर्कल उनको बोल रहे हैं कि भाई, जो तेरा शैम्पू साबुन का बिजनेस चल रहा है ना, इसमें भी डूब जाएगा, जो अच्छा भला बिजनेस चल रहा है उसको ही चला ले। बुक्स पढ़िए। विप्रो कंपनी के ऑनर ने इंडिया में फ्री कंप्यूटर सेंटर खोले थे, लोगों को समझाया कि कंप्यूटर एक अच्छी चीज है, आप इसको खरीदिए, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी। 2 साल 3 साल उनको अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाने में लग गए कि कंप्यूटर कितनी अच्छी चीज है। और जब उनका पहला कंप्यूटर बिका 1.5 लाख रुपए का, तो उनको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ कि उनके जो पिछले 2 साल के लॉसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको यह समझाता हूं कि लॉसेस कैसे कंप्लीट हुए। 1.5 लाख रुपए के कंप्यूटर में ना क्वालिटी नहीं थी, नो क्वालिटी, क्वालिटी इज नथिंग। बट 1.5 लाख के कंप्यूटर में क्या था? मार्जिन था, मार्जिन। 1.5 लाख के कंप्यूटर में क्या था? मार्जिन। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल कि मार्जिन क्या होता है? मार्जिन क्या होता है गाइस, बताइए। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी बात कर लें, पिछले 10 मिनट से मैं ही बोल रहा हूं। व्हाट इज मार्जिन? लॉस को फुलफिल कर सके? नहीं। व्हाट इज मार्जिन? नेट प्राइस? नहीं। यू कैन टर्न ऑन योर माइक, ठीक है, आप अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। गाइस यू कैन टर्न ऑन योर माइक, आप अपना माइक ओपन करके बताइए कि मार्जिन क्या होता है। मिनिमम प्रॉफिट? नहीं। चलिए मैं बताता हूं आपको व्हाट इज मार्जिन। मार्जिन इज व्हाट, कि जिस प्राइस पे हमने जो चीज खरीदी, उसको हमने कितनी प्राइस पे बेचा। जैसे सपोज मैंने एक चीज को 50 रुपए में खरीदा और उस चीज को मैंने बेचा 100 रुपए में, तो बीच का जो प्रॉफिट हुआ, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। वो मेरा मार्जिन है, वो मेरा प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन, कि मैंने किस चीज को खरीद कर कितने में बेच दिया। अब 1.5 लाख के कंप्यूटर में क्या था कि क्वालिटी नहीं थी, उसको, उसकी जो लाइट थी वो ब्लिंक्स होती थी, बट उस कंप्यूटर में क्या था? मार्जिन था। अब एक कंप्यूटर बिका, 2 कंप्यूटर बिके, अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हो गया, 3 बिके, 4 बिके, बिकॉज ऑफ उस कंप्यूटर में मार्जिन था। अजीम प्रेम जी को इतनी अर्निंग हुई, इतनी अर्निंग हुई, इतनी अर्निंग हुई फ्रेंड्स। एक टाइम पे, एक टाइम पे आके जो अजीम प्रेम जी थे, इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। इंडिया के 4th रिचेस्ट पर्सन, चौथे नंबर पे सबसे अमीर आदमी, क्या बेच के? कंप्यूटर बेच के। 1990 का दौर आ गया। अब कुछ कंपनीज आ गई, एनआईटी, कुछ कंपनीज आ गई, एनआईटी, आईबीएम, एपटेक, इन कंपनीज ने भी कंप्यूटर को बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने भी अर्निंग करी। तब कंप्यूटर की जो वैल्यू हो गई थी वो राउंड अबाउट हो गई 80,000 रुपीज। इन्होंने भी अर्निंग करी, पर इतनी अर्निंग नहीं कर पाए जितनी विप्रो के ऑनर ने कर ली। इन्होंने भी अर्निंग करी पर इतनी अर्निंग नहीं कर पाए।
जो विप्रो के ऑनर थे उन्होंने कंप्यूटर बेच बेच के अपने जेट प्लेन्स खड़े कर लिए, एनआईटी वालों ने सिर्फ बीएमडब्ल्यू कार ऑडी बाय करी। 10 साल और बीत गए, अब सन आ गया 2000, अब तो 2020 चल रहा है, बट जब 2000 2010 की बारी आई, 10-15 साल और बीत गए, तो कंप्यूटर का आ गया कंपटीशन फेज। कंपटीशन फेज क्या होता है? कंपटीशन फेज में क्या होता है कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है। जैसे अगर आप आज कंप्यूटर खरीदने जाओगे ना, तो कंप्यूटर के फेस में बहुत कंपटीशन है। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है कि सर मेरे से कंप्यूटर ले लीजिए, मैं आपको कंप्यूटर के साथ माउस फ्री दे दूंगा। आप दूसरे दुकानदार के साथ पास जाएंगे, वो कहेगा अच्छा सर वो आपको माउस दे रहा है, मैं आपको माउस के साथ लैपटॉप बैग भी दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन फेज। जब 100 रुपए के लिए, 200 रुपीज के लिए कंप्यूटर को बेचने के लिए लोग आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं। जब विप्रो कंपनी के ओनर ने कंप्यूटर बेचा था, कंप्यूटर का इनिशियल फेज था। जब फेमसिटी फेज में आया तब भी कंप्यूटर बिका, पर पैसा सबसे ज्यादा किसने बनाया? अजीम प्रेम जी ने। उन्होंने अपने जेट प्लेन्स खरीद लिए। क्या आज आप कंप्यूटर बेच के जेट प्लेन्स खरीद पाओगे? बीएमडब्ल्यू खरीद पाओगे? नहीं, क्योंकि आज हम कंप्यूटर बेच के इतना बड़ा पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि कंप्यूटर अपने कंपटीशन फेज में आ चुका है। तो मैं आप सबको बहुत मुबारकें दूंगा जिन्होंने जवाब दिया था इनिशियल फेज का। इनिशियल फेज इज अ राइट टाइम कोई भी बिजनेस करने का। जो इनिशियल स्टेज होती है वही राइट टाइम होता है। जैसे सबसे एक और एग्जांपल से हम लेते हैं, बात करते हैं इनिशियल फेज में। सबसे दूसरा एग्जांपल किसका हम उठाते हैं? मोबाइल्स का। पंजाब में सबसे नंबर 1 कंपनी जो आई थी मोबाइल को बेचने वाली, कौन सी थी? कैन एनीबडी टेल कि जो फर्स्ट कंपनी थी जिसने पंजाब में मोबाइल बेचना शुरू किया, वो कौन सी थी? नोकिया। ओके, और नोकिया, कार्बन, मोटो। चलिए मैं आपको बताता हूं। पंजाब में नंबर 1 कंपनी थी जिसने सबसे पहले मोबाइल बेचना शुरू किया, उस कंपनी का नाम था स्पाइस। स्पाइस पंजाब में इतना फोन बेचा, इतना फोन बेचा। कब बेचा? इनिशियल स्टेज पे। इट्स ऑल्सो नोकिया, बट सबसे पहली कंपनी स्पाइस थी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। स्पाइस एक टाइम पे जाके अपने इनिशियल स्टेज में काम करके इतना फोन बेच बेच के इतनी बड़ी कंपनी बन गई, नंबर 1 कंपनी बन गई वो पंजाब की। फिर उसको फॉलो किया नोकिया ने। नोकिया ने इतने फोन बेचे, इतने फोन बेचे, इतने फोन बेचे। आप सबको याद होगा 12-12 हजार का, 20-20 हजार का फोन आता था, इतना सा, जिसमें बटन्स लगे होते थे और हम स्नेक वाली गेम खेलते होते थे। इतना कॉस्टली फोन होता था वो, नोकिया N20। मुझे नाम भी याद नहीं। नोकिया के कितने फोन आते थे, स्पाइस के कितने फोन आते थे। स्पाइस का एक फोन आया था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 50,000 रुपीज, और उस फोन में कुछ नहीं था, गेम भी नहीं थी। उस फोन में सिर्फ बटन्स लगे हुए थे और एक डायलर था, और एक फोन को कट करने के लिए ग्रीन और रेड, और ऊपर छोटा सा एक एंटीना लगा हुआ था। उस फोन की जो कीमत थी 50,000 रुपीज, और फोन इतना भारी था, इतना हैवी था कि आप अपनी पॉकेट में रख लो तो आपकी पॉकेट फट जाए, इतना हैवी फोन था वो। और इतना बिका था, इतना बिका था। तब इनिशियल स्टेज पे उस एंटीना वाले फोन को, जो स्पाइस का फोन था, इस एंटीना वाले फोन को अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रख के चलना भी रॉयल समझा जाता था कि भाई हमने ये फोन रखा तो हम अमीर है। और स्पाइस ने उसी रॉयल चीज को दिखा दिखा के कि आप अपनी अपर पॉकेट में वो बड़ा फोन रखिए, ठीक है। आज वो फोन कोई भी नहीं खरीदेगा, उसमें कुछ भी नहीं था, डायलर और कट, बस नथिंग एल्स। उस फोन को रख के यहाँ पे चलने वाला ही अमीर समझा जाता था, और लोगों ने इतना खरीदा, इतना खरीदा, इतना खरीदा, स्पाइस को नंबर 1 कंपनी बना दिया। बट आज आज मोबाइल्स का भी कंपटीशन फेस आ गया, कितनी सारी कंपनीज आ गई, ओप्पो, वीवो, जियोनी, लॉट्स ऑफ कंपनीज आर देयर, लावा, नाम भी नहीं, कार्बन, कितनी सारी कंपनीज हैं, सैमसंग है। सैमसंग को तो शायद आजकल कोई पूछेगा भी नहीं, सैमसंग की कितने सारे पुराने फोन्स हो गए, अब लोग मतलब ओप्पो वीवो में चले जाते हैं। मतलब ओप्पो वीवो ने बजट फोन निकालने शुरू कर दिए, एप्पल, MI। तो आज अगर हम बात करें लैपटॉप या कंप्यूटर की या मोबाइल्स की, इन सब का क्या आ चुका है? कंपटीशन फेस आ चुका है। कंपटीशन में पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो मार्जिन है वो खत्म हो गया। जो मार्जिन है वो इनिशियल फेस में ही रहेगा।
इनिशियल फेज में सबसे ज्यादा मार्जिन होगा, फेमसिटी फेज में भी मार्जिन होगा, बट कंपटीशन फेज में मार्जिन खत्म हो जाता है, क्योंकि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से लड़ रहा है, कॉम्पीट कर रहा है कि भाई मेरी चीज लो, मेरी चीज लो। 50-50 रुपीज, 100-100 रुपीज के ऊपर फोन बिक जाते हैं। ऑनलाइन इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया, लोग तो शॉप तक जाते ही नहीं, ऑनलाइन ही फोन मंगा लेते हैं। इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। आज की डेट में अगर आप सोचेंगे मैं मोबाइल बेच के पैसा कमा लूं, मैं मोबाइल बेच के ऑडी कार ले लूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सिलेंडर लगा हुआ है ना आप सबके घर पे, खाना खाते हैं ना, हमारे मम्मा खाना बनाते हैं सिलेंडर पे, है ना। और सिलेंडर सबसे पहले जब आया था ना, सिलेंडर लोग लगवाते नहीं होते थे, कहते थे बम है फट जाएगा। लोग सिलेंडर नहीं लगवाते होते थे, बिलीव मी, लोग कहते थे ये बम है, ये फट जाएगा, हम मर जाएंगे। लोग उससे पहले ना फूंक मार मार के, लकड़ियां जला के ऊपर फिर खाना पकाते होते थे। फिर उसके बाद किसी ने सिलेंडर लॉन्च किया, सिलेंडर आ गया, तो लोग बोलते थे बम है फट जाएगा, हमने नहीं लगवाना। फिर किसी एक व्यक्ति ने सिलेंडर लगवाया, उसने रेगुलेटर का यूज किया, उसने ध्यान रखा कि ऐसे करने से ऑन होगा और ऐसे करने से ऑफ होगा। तो सिलेंडर जब एक पर्सन ने लगवाया तो हुआ क्या होगा एक्चुअल में, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड को ना कूनी मारी होगी ऐसे कि साथ वालों ने लगवा लिया, मैं कब तक फूंक मार मार के रोटियां दूंगी आपको, लगवा लो सिलेंडर। तो दूसरे व्यक्ति ने भी सिलेंडर लगवाया, तीसरे व्यक्ति ने भी लगवाया, चौथे ने लगवाया, पांचवें ने लगवाया। फिर सिलेंडर इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका, भारत गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी ने इतना नोट कमा लिया, इतना नोट कमा लिया कि आज शायद गिनती की 5-6 एजेंसियां होंगी जो पूरे देश में सिलेंडर की सप्लाई कर रही होंगी। आज अगर आप सिलेंडर बेचने जाओगे, आज सिलेंडर का कंपटीशन दौर आ चुका है, क्योंकि सिलेंडर हर घर में अवेलेबल है। क्या आप पैसा कमा लोगे सिलेंडर बेच के? आपको शायद किसी ने एजेंसी नहीं देनी, और अगर एजेंसी ले भी ली तो बेचोगे किसको? अपने पड़ोसी को जाके बोलोगे आप उनकी एजेंसी का सिलेंडर छोड़ के मेरी एजेंसी का ले लो, तो पड़ोसी भी पता क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारे सिलेंडर की क्या गारंटी है, लीकेज की क्या गारंटी है? भारत गैस एजेंसी या इंडियन गैस एजेंसी की तो कितने सालों से उनका नाम है, उनकी एक गारंटी है, हम इनका चेक करते हैं। आपका क्या, आपके सिलेंडर की क्या वैल्यू है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अगर फट गया तो, हम मर गए तो आज आप अपने नाम से सिलेंडर तक नहीं बेच सकते, क्योंकि सिलेंडर का कंपटीशन दौर आ चुका है। पहले तो एजेंसी नहीं मिलेगी, और अगर एजेंसी मिल गई तो फिर भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि सिलेंडर का कंपटीशन दौर आ चुका है गाइस। कंप्यूटर की एग्जांपल ले लो, मोबाइल की एग्जांपल ले लो, सिलेंडर की एग्जांपल ले लो, लॉट ऑफ एग्जांपल आई हैव। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इनिशियल फेज में काम करने में ही सबसे ज्यादा पैसा आ सकता है। तो आप कोई ऐसा बिजनेस ढूंढिए जिसमें हम इनिशियल फेज में काम करें। तो अब मेरा सवाल है, इनिशियल फेज समझ आ गया सबको? यस और नो में आंसर दीजिए। व्हाट इज इनिशियल फेज, व्हाट इज फेमसिटी फेज, व्हाट इज कंपटीशन फेज? अब मैं 2 सवाल पूछूंगा, यस और नो में जवाब दीजिए। इनिशियल फेज समझ आ गया? ओके, गॉट इट, यस यस यस, राइट। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, इनिशियल फेज तो समझ आ गया, अगला जवाब दीजिएगा, यस और नो में ही देना है। आप में से कौन कौन इनिशियल फेज में काम करना चाहता है? आप में से कौन कौन इनिशियल फेज में काम करना चाहता है, मुझे ये जवाब दीजिए। यस और नो में जवाब दीजिए, इनिशियल फेज में कौन कौन काम करना चाहता है? विशाली, प्रियंका, रुशाली, गौरव, ओके, गुड गुड, सारे आंसर दे रहे हैं यस और नो में, ठीक है, सभी काम करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं, इनिशियल फेज में काम तो करना चाहते हैं, क्या हम इनिशियल फेज में काम करने के लिए प्रिपेयर हैं? अब सोचेंगे सर प्रिपेयर का क्यों बोल रहे हो आप, प्रिपेयर तो हम हैं ही, प्रिपेयर तो क्या होगा इसमें, कर लेंगे हम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बिजनेस कर सकते हैं, प्रिपेयर भी हैं, अच्छा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनिशियल फेज में काम करना सबसे ज्यादा टफ है, और वो क्यों है उसका जवाब दूंगा। फाइनेंस नॉलेज, फाइनेंस नॉलेज भी आ जाएगी अभी आपको। फाइनेंस नॉलेज, बिजनेस, पैसा, ये सब आप ले आओगे, सब में मेरा मानना ये है कि सब में क्वालिटी है।
हम सब कुछ कर सकते हैं, बट एक चीज है जो हमें इनिशियल फेज में काम करने के लिए रोकती है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। वो बात करने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का पॉज लेते हैं, ठीक है? तो सेशन का जो मिड है वो खत्म हो गया, अभी 30 सेकंड का पॉज लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इनिशियल स्टेज में काम करने के लिए हमें कौन सी चीज रोकती है। So guys, we can start again. हमारे पास फाइनेंस, नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजन, ये सब कुछ आ जाएगा। जैसे अभी मैंने देख रहा हूं कि नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ कंपटीशन, फाइनेंस, नॉलेज। मैं आपको ना बहुत सी प्रैक्टिकल, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा कि इनिशियल फेज में काम करने के लिए हमें क्या चीज रोकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर उस चीज को क्रॉस कर गए ना तो आपको इनिशियल फेज में आप काम कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, आप एनीथिंग एनीथिंग यू वांट टू डू, सब कुछ आप मतलब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हमारा मंत्र ही आज का ये है कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है। तो इनिशियल फेज में जो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ही चीज बताऊंगा जो हमें रोकती है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। हम सभी ना कोई भी चीज शुरू करने से पहले पॉजिटिव नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव। समझ पा रहे हो मेरी बात? व्हाट इज नेगेटिविटी और व्हाट इज पॉजिटिविटी, मैं आपको इसका अंतर समझाना चाह रहा हूं। आप में से ये बताइए कि आप लोग कैसी थिंकिंग रखने वाले इंसान है, नेगेटिव या पॉजिटिव? आप हमें मोस्टली क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज को लेके कि नेगेटिव सोचते हैं? नेगेटिविटी आपके मन में ज्यादा आती है या पॉजिटिविटी ज्यादा आती है, ये आप बताइए। आंसर मी प्लीज, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, टू बी ऑनेस्ट बोथ। ओके, आप ज्यादा क्या सोचते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? और आंसर दीजिए। सिर्फ श्याम ने आंसर दिया नेगेटिव या पॉजिटिव। आपके ज्यादातर थॉट्स कैसे होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। गौरव इज सेइंग पॉजिटिव। ज्यादातर हम क्या थॉट्स अपने मन में लेके आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके, और पॉजिटिव या नेगेटिव? सबसे ज्यादा हम क्या सोचते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, एज इट ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ जो जो लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, जो जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। तो 30 सेकंड्स की ब्रेक लगता है बुरा मान गई, वो ब्रेक भी कह रही थी कि ज्यादा ब्रेक चाहिए हमें। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं कि नेगेटिविटी क्यों है हमारे दिमाग में, या नेगेटिव लोग ही क्यों सोचते हैं। इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं आपको। हमारे ब्रेन्स में ना दो तरह की वर्किंग होती है, या कह लो कि हमारे दो तरह के ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव ब्रेन और नेगेटिव ब्रेन। हम करते क्या है, ज्यादातर जो यूज है ना वो नेगेटिव ब्रेन का करते हैं, पॉजिटिव ब्रेन का नहीं करते। तो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं पंजाबी च एक बारी गल समझाना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ शैतान ਦੀ आवाज। एक होती है मन की आवाज और एक होती है शैतान की आवाज। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, शैतान की आवाज सुनते हैं। अब शैतान की आवाज कैसे, जैसे सपोज हम कोई गलत काम करने लग गए, तो हमारे मन में ना एक बात आएगी कि ना 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 ना, ये काम मत करना, ये गलत काम है, थप्पड़ पड़ेंगे, मार पड़ेगी, पकड़े गए तो डांट पड़ेगी या बेइज्जती होगी।
ये जो आवाज आई है किसकी आवाज है? मन की आवाज है ये। अब पीछे से एक और आवाज आती है, एक आवाज आती है जो क्लिक करके ना हमारे दिमाग पे थप्पड़ मारती है, ऐसे टक। कुछ नहीं होता, कर दो, चक दो फट्टे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कर दो। आप सच सच बताइए कि आप किसकी बात मानते हो, पहले वाले की या सेकंड वाले की, मन की या शैतान की? हम ज्यादातर किसकी मानते हैं? हम ज्यादातर किसकी मानते हैं? सेकंड। गुड, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है, सेकंड। ज्यादातर लोग सेकंड वाले की, शैतान की बात मानते हैं। चक दो फट्टे, कुछ नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में कुछ नहीं होगा, कर दो, अभी के लिए कर दो बस। होता कि नहीं होता ऐसे? और ये बचपन से हो रहा है हमारे साथ। नेगेटिव थॉट्स इतने ज्यादा हम मानते हैं, मतलब जो चीज हमें आसान लग रही हो, नेगेटिव लग रही हो, बस उसको कर दो उसी वक्त, बाद में देखा जाएगा, कुछ नहीं होता। समझ पा रहे हो मेरी बात? और बचपन से हमने नेगेटिव ब्रेन को यूज कर करके इतना शार्प कर दिया हुआ है, इतना तिखा कर दिया हुआ है ना, आज हम नेगेटिव ब्रेन के अलावा कुछ और यूज ही नहीं करते। और उसके ऊपर मिर्च मसाले लगाने वाले भी होते हैं। जैसे हम सबसे ज्यादा रात को क्या देखते हैं, हम तो नहीं, मतलब आप लोग तो नहीं देखते होंगे, वैसे ज्यादातर लोग क्या देखते हैं रात को 10:30 बजे? क्या देखते होंगे? क्या देखते होंगे? मैं बताता हूं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है। एक आदमी आएगा न्यूज चैनल पे, ध्यान से देखिए ये चेहरा, यही है वो दरिंदा। अब ऐसी चीजें जिसमें नेगेटिविटी हो। सुबह उठेंगे, न्यूज़पेपर पे क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पे? बस जा रही थी, बस का एक्सीडेंट हो गया। या और क्या पढ़ेंगे, मतलब एक आदमी ने जहर डाल के अपने पूरे परिवार को मार दिया। ऐसी नेगेटिव न्यूज, पूरा दिन नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। और नेगेटिव ब्रेन यूज हो के इतना ज्यादा शार्प हो चुका है, इतना ज्यादा तिखा हो चुका है। और जो पॉजिटिव ब्रेन है उसको, वो जो स्पाइडरमैन नहीं होते, मकड़ी के जाले, वो लग चुके हैं, वो यूज ही नहीं होता बेचारा। और प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं आपको, आपको शायद लग रहा होगा यार ये तो बेतुकी बात है, बट दिस इज द ट्रुथ। आपने कभी भी, बहुत टाइम, आज तो संडे है, मतलब मोस्टली संडे को ऐसा नजारा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा अपने गली मोहल्लों में 4-6 लेडीज या 4-6 जेंट्स खड़े होते हैं आपस में घेरा सा बना के। वो आपस में खड़े होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? बातें कर रहे होते हैं। अब बातें कौन सी चल रही होंगी? पॉजिटिव बातें चल रही होंगी या नेगेटिव बातें चल रही होगी? कोई जवाब दे सकता है? नेगेटिव। गुड यार, बिल्कुल बिल्कुल आपने जवाब अपने दिल से जवाब दिया, नेगेटिव बातें चल रही होंगी। कैसी बातें चल रही होंगी? अच्छा चलो इसके बारे में बात करते हैं 2 सेकंड के लिए। कैसी बातें चल रही होंगी आपस में? नेगेटिव, दुनिया जहान की नेगेटिव बातें। एक इंसान बोल रहा होगा कि हमारे मोहल्ले का जो काउंसलर है ना, वो चोर है, चोर, हमने इसको वोट डाल के गलती कर दी, एक ये जो स्ट्रीट लाइट का बल्ब है ना, ये नहीं उससे लगवाया गया। ऐसी बातें चल रही होंगी। अब इन भाई साहब से पूछा जाए कि भाई तुम जो मोहल्ले के काउंसलर है उनकी इतनी बुराई कर रहे हो, 10 रुपए लगा के खुद ही लगा दो, लाइट का यूज तो तुमने ही करना है, फिर क्या हो गया? 10 रुपए लगेंगे, लाइट लगवा दो। फिर एक और आदमी था, और क्या नेगेटिव बातें चल रही होंगी? दूसरा बंदा इंसान आएगा, ये जो अपने मोदी जी है ना, अपने मोदी जी, अपने मोदी जी तो ऐसे यूज करेंगे जैसे इनके फुफ्फड़ होते हैं। अपने मोदी जी ने ना काम खराब ही कर दिया देश का। जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर है ना, ऐसा ही है, बेकार है। इतना मतलब अपने आप को महारथी इंसान समझे होंगे, इनको जैसे पूरे फाइनेंस को, पूरे देश को चलाने की नॉलेज इनको होती है। एक और इंसान आ जाएगा, नेगेटिविटी की हद पार कर देगा, जेब में हाथ डाल के आएगा और आते सार बोलेगा, ओए तुम्हें पता है वो जो हमारे मोहल्ले में लास्ट वाला घर है ना, वहां पे जो 2 भाई रहते हैं ना, राम और श्याम, राम ने श्याम का सिर फाड़ दिया, रात को 2 बजे लड़ पड़े, रात को 2 बजे लड़ पड़े दोनों भाई, राम ने श्याम का सिर फाड़ दिया। और आगे से उस भीड़ में एक बंदा बोलेगा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। वो इसकी बेइज्जती करने पे लग जाएंगे, ले तुम मोहल्ले में नहीं रहते, तुम्हें पता ही कुछ नहीं। भाई साहब, इनसे पहले ये पूछा जाए कि आप 2 बजे वहां पे जाके क्या खड़े कर रहे थे? ये क्या कर रहे होते हैं? ये वहां जाके खड़े होकर देख रहे होते हैं राम और श्याम की लड़ाई, और अपने खून को रस दे रहे होते हैं, मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि इनको नेगेटिव देखने में मजा आ रहा है। लड़ाई जाके इन्होंने छुड़वाई नहीं है। राम और श्याम ने जब तक अच्छे से तमाशा कर नहीं लिया, तब तक ये लड़ाई देखते रहे, तब तक आके नहीं सोए होंगे, चाहे दिन के सुबह के 5 बज गए हों।
और ये इतने विले होते हैं, ये डॉक्टर के पास जाके पूछ के भी आएंगे, डॉक्टर साहब शाम ਨੂੰ टांके किन्ने लगे है 20 की 25 सही सही दसियो मैनू, मैं महल्ले च जाके खबर देनी है, मैनू लोग गलत खबरी कहणगे, मुझे लोग गलत खबरी बोलेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए कि राम के टांके कितने लगे, शाम के टांके कितने लगे, 20 लगे 25 लगे, इतने ज्यादा नेगेटिव होते हैं लोग, इनको एक्चुअल में ना ऐसी बातें करके मजा आता है। अच्छा ध्यान से सोचिए, क्या कभी आपने रतन टाटा जी को देखा ऐसी बातें करते हुए? क्या आपने कभी रतन टाटा जी को ऐसी बातें करते हुए देखा? रतन टाटा जी या कोई भी ऐसा रिच पर्सन आए और सड़क पे अपनी बीएमडब्ल्यू कार खड़ी करके ना इस भीड़ में जाके बोले कि हाँ जी, किसने किसका सिर फाड़ दिया, क्या हुआ आज मोहल्ले में, बताइए? क्या उनके पास ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है? क्या वो ऐसी बातें क्यों नहीं करते? अच्छा वो ऐसी बातें क्यों नहीं करते? दे डोंट हैव टाइम फॉर सच थिंग्स। वैशाली का जवाब आया है कि दे डोंट हैव टाइम फॉर सच थिंग्स। नहीं, उनके पास टाइम है, उनके पास भी टाइम है, पर ऐसी बातें करने के लिए नहीं है। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। उनके पास हमसे भी ज्यादा टाइम है, उनके पास इतना टाइम है कि वो सारा दिन, पूरा साल, पूरी जिंदगी अगर ऐसी बातें करते रहे ना तो भी उनका बिजनेस बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना बिजनेस सेटअप कर लिया हुआ है। पर वो ऐसी बातें करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम इंडिया में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे हमारा हमारे देश की ग्रोथ हो। वो सोचते हैं हम अपने 10 करोड़ को 20 करोड़ में कैसे बदले, 20 करोड़ को 100 करोड़ में कैसे बदले। उन्होंने अपना जो टाइम है वो ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया हुआ है, ना कि ऐसी चीजों में कि किसने किसका सिर फाड़ दिया, किसने किसका क्या कर दिया। प्रैक्टिकली मैं आपको साबित कर सकता हूं कि नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है। चलो एक प्रैक्टिकल सी 2-3 एग्जांपल से समझाता हूं। आपको पता है कि एरोप्लेन का इन्वेंशन कब हुआ था, या किसने किया था एरोप्लेन का इन्वेंशन? प्लीज आंसर फास्ट करेंगे हम, जल्दी बताइए। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? हु इन्वेंट एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स, गुड। राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बनाया 1900 में, सन 1900 में, 1900 में एरोप्लेन की इन्वेंशन करने लगे थे। अच्छा जब लोगों ने उनको जब राइट ब्रदर्स ने लोगों को बोला होगा कि हम एरोप्लेन बनाने जा रहे हैं, तो लोगों ने क्या उनका वेलकम किया होगा? आओ जी आओ, बनाओ जी बनाओ, हाँ एरोप्लेन बनाओ। अच्छा लोगों ने उनका वेलकम वेलकम तो नहीं किया, लोगों ने पहले पूछा कि अच्छा एरोप्लेन होता क्या है जी? तो राइट ब्रदर्स ने समझा दिया कि एरोप्लेन एक चीज है जिसमें लोग बैठ के उड़ा करेंगे। तो लोग हंसने लग गए, क्योंकि उन्होंने तो तोते कबूतर ही उड़ते देखे अब तक। लोगों
So guys, sorry for the disturbance. My voice is audible to everyone. थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था. Yes, sir, it is audible. ओके, तो हम बात कर रहे थे राइट ब्रदर्स के बारे में. राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाना शुरू किया तो हुआ क्या कि जिस जगह से वो अपना एरोप्लेन बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए ना मटेरियल लेते थे, तो एक दिन उस इंसान ने ना, शॉपकीपर ने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब, आप इतना सारा मटेरियल मुझसे लेके जाते हैं, तो आप बना क्या रहे हो, हमें ये तो बताओ. तो उन दोनों भाइयों ने ना जवाब दिया कि हम एक ऐसी चीज की इन्वेंशन कर रहे हैं जिसमें लोग बैठ के उड़ा करेंगे. तो वो जो शॉपकीपर था ना, वो हंसने लग गया उन पर कि भाई साहब, आपने तोते कबूतर उड़ते देखे हैं, पंछी उड़ते देखे हैं, इंसान उड़ा दोगे आप, मतलब इतने यार वो साइंटिस्ट हो इतने बड़े. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने न्यूज़पेपर में ना, उड़ती उड़ती खबर न्यूज़पेपर तक पहुंच गई, और न्यूज़पेपर में ना उन दोनों भाइयों की फोटो लगा के ना छाप दिया कि ये दोनों भाई पागल हो गए हैं, ये इंसान उड़ाने की बातें कर रहे हैं. राइट ब्रदर्स के बारे में न्यूज़पेपर पे आ गया. अब सोच के देखो, जब न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले इतना मान सम्मान दे दें, तो आम लोग कितना मान सम्मान देते होंगे. क्या क्या बोला होगा लोगों ने. उन्होंने सड़क पर जा रहे हो ना, बच्चों ने ना उनका मजाक उड़ाना, अंकल अंकल उड़ गया, ऐसे मजाक उड़ाना. राइट ब्रदर्स का ना दिल करता होता था कि जब जब हमारा मजाक उड़ा ना, हम इन लोगों की ना पत्थर मार के सिर फाड़ दें, इतना इतना उनका मजाक उड़ता था. तो उनके पेरेंट्स ने ना उनको पागल घोषित कर दिया था कि ये दोनों भाई पागल हो गए हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता. सन 1900 में ना, ईयर 1900 में उन्होंने एरोप्लेन की इन्वेंशन कर दी, और लोग इकट्ठा हो गए कि चलो देख के आते हैं जी इनका हवाई जहाज कितना का उड़ता है. क्योंकि लोगों को तो पूरा विश्वास था कि ये उड़ा नहीं सकते. दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी. लोगों ने उनको बहुत नेगेटिव किया. उनको पूरा विश्वास था कि हम उड़ा नहीं सकते. गाइस, ये जो सेशन है ना, सिर्फ 15 से 20 मिनट का और है, तो हम इसको वाइंड अप करेंगे 15 से 20 मिनट के बाद. और अब ध्यान से समझिएगा कि नेगेटिविटी की जो जगह है वो हमारी जिंदगी में कितना घर कर चुकी है, और हमें राइट एक्शन और राइट टाइम से में काम करने के लिए, राइट एक्शन और राइट टाइम को करने के लिए इस नेगेटिविटी को दूर करना है. लोगों ने इतना ज्यादा नेगेटिव करा, लोगों ने इतना ज्यादा नेगेटिव करा. कैसे करा? अब जब आज के हवाई जहाज को जब हम उड़ता देखते हैं, अपना आसमान में जब वो उड़ता है, तो इतनी आवाज आती है, हम नीचे बैठे हैं पर आवाज उनकी हवाई जहाज की सुन जाती है. तो पहले हवाई जहाज की भी बहुत ज्यादा आवाज थी, बहुत ज्यादा नॉइज थी, शोर था, तो लोगों ने कान बंद कर लिए. इतनी ज्यादा वॉइस थी, लोग हंसने लगे कान बंद कर करके कि भाई साहब ये फट जाएगा, ये उड़ने वाला नहीं है. और सच में ऐसा ही हुआ. 1900 में हवाई जहाज उड़ा ही नहीं. कोई एरोप्लेन में डिफॉल्ट आ गया था तो वो उड़ा ही नहीं. 1901 में उन्होंने फिर से इन्वेंशन करी, फिर नहीं उड़ा. 1902 में उन्होंने फिर से इन्वेंशन करी, फिर नहीं उड़ा. और 1903 में उन्होंने फाइनली इन्वेंट करा, और लोग आ गए, और वो सच में उड़ गया. सच में उड़ गया 1903 में. और एक भाई नीचे खड़ा था, दूसरा भाई उड़ाने चला गया. जब दूसरा भाई उड़ाने चला गया तो 2 मिनट की उड़ान के अंदर वो जो हवाई जहाज था लोगों की नजरों से ओझल हो गया, दिखा ही नहीं लोगों को. तो भाई साहब को लोग आके पता क्या बोल रहे हैं, दूसरे ब्रदर को बोल रहे हैं कि जो आपके भाई हैं ये पक्के चले गए ऊपर, कि नीचे नीचे आने का भी कोई तरीका था. फिर भी लोगों ने उनको नेगेटिव बोला. फिर जब वो हवाई हवाई जहाज नीचे उतरा, 2 मिनट के बाद उसकी लैंडिंग हुई, वो नीचे आया, तो उन्हीं लोगों की शक्लें देखने वाली थी, उनकी शक्लें ऐसे होगी. और लोगों की रिप्लाई पता क्या है? मैंने नहीं कुछ कहा, इन्होंने कहा, इन्होंने बोला था, इन्होंने मजाक उड़ाया था, मेरे को तो सच में पता था कि आपने हवाई जहाज बना लेना है. उन्हीं लोगों की जुबानें बदल गई. मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो? नेगेटिविटी, लोग इतना नेगेटिव करेंगे, इतना नेगेटिव करेंगे, आप कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाओगे, आप कोई कारोबार कर नहीं पाओगे. लोगों का जो एटीट्यूड है, वो जो नजरिया है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव. एटीट्यूड ही नेगेटिव हो चुका है. और इनका मानना ये है, एक कहावत सुनी होगी आपने हिंदी में, कि हम तो डूबेंगे ही, आपको भी लेके डूबेंगे. इनका मानना ये होता है. किनका मानना ये होता है? 85% लोगों का ये मानना होता है, दुनिया के 85% लोगों का. इसलिए हमने इनको एक नाम दिया है, इनकी कैटेगरी है, इनकी कैटेगरी है 85 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 85. क्या बोलते हैं? 85. तो हम इनको क्या बोलते हैं? 85. जब भी आपको जिंदगी में कोई नेगेटिव करे ना, आपने उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, आपने उसके साथ कोई अब्यूज नहीं करना,
कुछ नहीं करना उसको, आपने उसको क्या बोल देना, यू आर 85, यू आर 85, उसको 85 बोल दो। पहले तो वो 4 दिन सोचता रहेगा भाई साहब ये 85 क्यों होता है, परेशान हो जाएगा अगला। उसको कैटेगरी दे दी हमने, 85 है तो 85। हमने 85 नहीं बनना, हमने 85 नहीं बनना, हमने किस कैटेगरी में आना है, इस कैटेगरी में आना है, 15%। 15% सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आना है। जो आपको जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए नेगेटिव करे ना, उसको बोल दो भाई तू 85 है, वो टेंशन में ही आ जाएगा भाई साहब। हमने कोई उसको गाली तो दी नहीं, हमने कुछ नहीं इसको कहा, हमने उसको 85 बोल दिया, वो बस सोचते ही रहेगा यार 85 क्या होता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो नेगेटिविटी की एक और एग्जांपल देने से मैं आपको एक और समझाता हूं। जैसे आपने अभी हम 25 दिसंबर को अभी ये क्रिसमस गया है, आपको पता है वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा जो धर्म है, जो सबसे ज्यादा लोग जिसको मानते हैं वो क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया में तो हम देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा हिंदू सिख ईसाई सब सब है, बट फॉरेन में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। आपको पता है कि यीशु भगवान के साथ लोगों ने क्या करा था? जब उन्होंने अपना जन्म लिया, उन्होंने लोगों को अपने विचार प्रकट किए, उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने लोगों को बताया कि हाँ भी, कि लोगों को बताया कि हाँ भी ईसाई धर्म ये है, लोगों को अपने विचार प्रकट किए, लोगों को सब कुछ समझाया। तो लोगों ने उनको सजा में क्या दिया, उनको मार दिया, सजाए मौत दे दी। मतलब मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि लोग इतने नेगेटिव होते हैं, उन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, तो वो क्या आपको छोड़ देंगे? आप बोलना, आप बोलना कभी जाके कि कहीं पे मतलब सपोज किसी भी अपने फ्रेंड सर्कल में बोलना, जैसे जो आपके दोस्त हैं उनको बोलना कि मैं ना आज से 3 साल बाद ना BMW कार लूंगा, मैं ऑडी लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, ये बोलना आप जाके। तो आपको जवाब पता क्या आएगा? आपको जवाब आएगा कि भाई शक्ल देखी तूने अपनी, स्कूटर तो ले ले पहले, BMW लेगा, स्कूटर तो ले ले, ऐसे जवाब आएंगे आपको। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा भर चुकी है। अब ये जो नेगेटिविटी है ना, ज्यादातर मैंने देखा छोटे बच्चों में नहीं होती, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें उनमें ज्यादा ये नेगेटिविटी भरती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें इतनी नेगेटिविटी नहीं होती। आप छोटे बच्चों को पूछोगे ना आपने क्या बनना है, ही विल से आई विल बी अ बिजनेसमैन, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी इंजीनियर। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे थॉट्स कैसे जाते हैं, हमारे थॉट्स ऐसे हो जाते हैं कि हम छोटी मोटी नौकरी मिल जाए यार वही बहुत है, छोटा मोटा कोई काम कर ले वही बहुत है। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो? इसलिए हमारे जो थॉट्स हैं उनका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और हमने इन नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको हमने क्या कैटेगरी दी हुई है, टाइप करके बताओगे आप सभी, क्या कैटेगरी दी हुई है? क्या कैटेगरी दी हुई है गाइस? 85। गुड। उनको क्या बोलना है हमने कि तू 85 है, 85 है तू। शायद मैं आपको समझा पाया दो चीजें, राइट एक्शन और राइट टाइम समझा पाया। तो अब हम बात करेंगे राइट डायरेक्शन के बारे में। तो राइट डायरेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम जस्ट 15 सेकंड्स की ब्रेक लेंगे। तो जो लास्ट दो बातें हैं, राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी, ये सिर्फ 5-5 मिनट की है, इसके बाद हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। राइट डायरेक्शन क्या है दोस्तों? राइट डायरेक्शन है एक एजुकेशनल सिस्टम। क्या है राइट डायरेक्शन? एजुकेशनल सिस्टम। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, राइट एक्शन करना चाहते हैं, राइट एक्शन क्या था? पैसिव इनकम। राइट डायरेक्शन क्या थी? सॉरी, राइट टाइम क्या था? इनिशियल फेस। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको दो चीजें करनी है, राइट डायरेक्शन को फॉलो करना है और राइट एनर्जी। राइट डायरेक्शन क्या है? राइट डायरेक्शन है एजुकेशनल सिस्टम। जब जैसे सबसे पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि हमें स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स आएंगे कहां से? एजुकेशन से। आप एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप एक ऐसी चीज को फॉलो कीजिए जिससे आपकी जो नॉलेज है, जो आपके स्किल्स हैं, वो इनहांस हो, वो बढ़े। इसके लिए आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आप कोर्सेज समझ सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इसके कोर्सेज के बारे में मैम आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो राइट डायरेक्शन इज व्हाट? एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज में इतनी ज्यादा परफेक्शन हासिल कर लो कि आप कामयाब हो जाओ लाइफ में। लाइफ में कामयाब होने के लिए ना 10,000 चीजें सीखने की जरूरत नहीं होती। लाइफ में कामयाब होने के लिए 10,000 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज को इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, इतनी बार प्रैक्टिस कर लो
कि आप उस चीज में सक्सेसफुल हो जाओ। जैसे राइट ब्रदर्स ने अपना जो कंसंट्रेशन था वो कहां पे लगाया था? अपना कंसंट्रेशन उन्होंने लगाया था एरोप्लेन में। इसी तरह से आपको जो एक ही चीज है वो इतनी बार करनी है, इतनी बार करनी है कि आप उसमें परफेक्शन हासिल कर लो। दैट इज कॉल्ड राइट डायरेक्शन। एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को स्कूल में ना टीचर ने एक ऐसे लिखने को दिया। ऐसे लिखने में को क्या दिया कि अपना ऐसे लिखने को ये दिया कि आप ये लिखिए कि आप बड़े होकर आप क्या बनोगे, वट यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, आप क्या बनना चाहते हो। तो सब, किसी बच्चे ने लिख दिया आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, किसी बच्चे ने लिख दिया आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू बी समथिंग, जो भी था। तो एक बच्चा था, उसने पता क्या लिखा? मैं बड़े होके बड़ा बनना चाहता हूँ। क्या लिखा? मैं बड़े होके क्या बनना चाहता हूँ? बड़ा। एक्चुअल में ना उसके बच्चे के जो पापा थे ना, एक अस्तबल में जॉब करते थे जहां पे घोड़े पाले जाते हैं। तो उसने हमेशा से ये देखा था कि जो मेरे पापा है ना, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो मैं बहुत बड़ा बनूंगा लाइफ में, मैं बड़े होके बड़ा बनूंगा, मैं बड़े होके बहुत सारे लोगों को काम पर रखूंगा, मैं बड़े होके इतना कामयाब बनूंगा कि हजारों करोड़ों लोग मेरे नीचे नौकरियां करेंगे। ये उसने अपने ऐसे में लिख दिया। अब एटीट्यूड देखिए उसका कैसा था। उसकी टीचर ने ना सबको नंबर दिए 10 में से 9, 10 में से 8, उसको नंबर दिए 10 में से 0। तो वो अपने टीचर को जाके कहता है मैम, मैंने तो इतना अच्छा ऐसे लिखा है, मैंने लिखा है मैं बड़े होके बड़ा बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, मैं लाखों लोगों को नौकरियां दूंगा। तो मैडम ने उसका जवाब पता क्या दिया? कि बेटा तेरे डैड ना अस्तबल में जॉब करते हैं, तेरे डैड जॉब करते हैं, तू भी एक जॉब क्लास इंसान ही बन सकता है। ये जो तूने बातें लिखी है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक प्रैक्टिकल सा ऐसे लिख के लेके आ कि तू क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर या समथिंग लाइक दैट। वो घर पे जाके सोच रहा था कि मैं क्या लिखूं, मैम ने तो ऐसे में मुझे 0 मार्क्स दे दिए, मुझे नंबर चाहिए। अब वो सुबह फिर से चला गया स्कूल, तो मैम ने बोला लाए हो अपना ऐसे। तो उसने अपना ऐसे फिर से सबमिट करवाया। ऐसे में फिर से वही कुछ लिखा हुआ था कि मैं बड़े होके बड़ा बनूंगा, मेरे पास इतनी गाड़ियां होंगी। इस बार उसने गाड़ियों की फोटो भी लगा दी, अपने बंगले की फोटो भी लगा दी कि मैं ऐसा बंगला खरीदना चाहता हूँ, मैं ये अस्तबल मैं ये खरीद लूंगा, मैं लाखों लोगों को नौकरियां दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल सी तस्वीरें भी लगा दी। मैम ने उसका ऐसे फिर से 0 लिख के उसको रिटर्न कर दिया कि भाई ये सब पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक प्रैक्टिकल से ऐसे लिख के लेके आ। वो लड़के का एटीट्यूड ये था। उस लड़के ने उस 0 को लेने के बाद पता क्या बोला? कि मैम ये जो 0 आपने दिया ना, ये आप वापस ले लो, आपकी 0 आपको मुबारक, मेरा ऐसे मुझे मुबारक। ये 0 आपको वापस, मेरा ऐसे मुझे वापस दे दो, छोड़ो मुझे नंबर नहीं चाहिए आपसे। और वो लड़का आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, उसका नाम है बिल गेट्स। उसका नाम है बिल गेट्स और दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। एटीट्यूड इज व्हाट? एटीट्यूड इज दिस कि उसने टीचर को बोल दिया आप अपने नंबर ले लो, मैं अपना ऐसे ले लेता हूं, मुझे तो सक्सेसफुल होना है, मुझे बड़ा बनना है। राइट डायरेक्शन इज दिस। तो राइट डायरेक्शन को अगर फॉलो करना है, हमारी एक और क्लास है, वो क्लास अटेंड कीजिएगा। द क्लास इज लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। लॉट्स ऑफ क्लासेस वी हैव। आपको इस तरह की क्लासेस देने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्लासेस है। तो एक क्लास है जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि कैसे हम और जिंदगी में सक्सेसफुल कर अपने आप को बनाने के लिए राइट डायरेक्शन को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो राइट डायरेक्शन इज व्हाट? एजुकेशनल सिस्टम। जहां से भी जो भी एजुकेशन मिल रही है ले लो। जितना आपका दिमाग शार्प होगा ना, उतनी जल्दी आप राइट एक्शन कर पाओगे और राइट टाइम पे कर पाओगे। लास्ट चीज है राइट एनर्जी। अब राइट एनर्जी क्या है? राइट एनर्जी इज व्हाट? एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। एनर्जेटिक लाइफ में एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो एनर्जी से करो। आपने दो तरह के लोग देखे होंगे। एक लोग होते हैं, हाँ जी पाजी, हाँ जी की चल रहा है। आपने किसी से सवाल पूछा क्या चल रहा है लाइफ में, आगे से जवाब आएगा मरे पे चल रही है, जैसे चल रही है, कुछ नहीं आ रहा जिंदगी में, थके आ रहे हुए हैं, ये है वो है। आपको ऐसी बातें करेंगे। एक्चुअल में ना ऐसे लोगों का नजरिया पता क्या होता है कि अगर हमने बोल दिया कि खुश हैं तो इनकी नजरें लग जाएंगी हमें। ऐसे लोग इसलिए पता क्या बोलते हैं ज्यादातर? मरे पे हैं, कुछ नहीं बन रहे जिंदगी च, सब बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे लोगों का कभी सच में कुछ नहीं बनता, क्योंकि दे आर नॉट एनर्जेटिक टुवर्ड्स लाइफ। एनर्जी नहीं है उनमें। वो हमेशा यही बोलेंगे मरे पे हैं, थके पे हैं। उनकी एनर्जी गायब रहती है। उनसे हाथ भी मिला लोगे ना ऐसे, बस हैंडशेक भी प्रॉपरली नहीं करेंगे।
नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। हमारी जो एनर्जी है ना वो हमेशा हाई रहनी चाहिए। हाई कैसे रहनी चाहिए? जब भी आपसे कोई सवाल पूछे ना कि आप कैसे हो, तो उनको जवाब पता क्या दो? उनको जवाब ये दो, बल्ले बल्ले है, परमात्मा दी फुल कृपा है, ठाकुर जी दी फुल कृपा है, गॉड ब्लेस यू टू, हम बहुत एनर्जेटिक हैं। क्या हो जाएगा? उसको भी एक अच्छी इंस्पिरेशन मिलेगी, उनके अंदर भी एक वाइब जो जाएगी ना वो बहुत अच्छी जाएगी, उसको भी एक पॉजिटिव वाइब जाएगी आपसे। उसके जब हैंड शेक करो ना, एक प्रॉपरली हैंड शेक करो एंड से हिम कि बल्ले बल्ले है, बाबे दी फुल कृपा है, परमात्मा की फुल कृपा है, गॉड ब्लेस यू टू ब्रो। दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ हालात बुरे भी चल रहे हैं ना, तो ये बोलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पता क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं, और आपने सुना भी होगा कि 24 घंटे में ना एक बार हमारी जुबान पे ना लक्ष्मी माता बैठती है, सरस्वती माता बैठती है, सरस्वती माता बैठती है। और हम बोलते हैं, जो लोग बोलते होंगे सच में कि मरे पे हैं सरस्वती माता, सपोज करो उसी टाइम पे बैठी होगी, तो सरस्वती माता ने बोलना है तथास्तु, बस हो गया कल्याण उनका तो। मेरी बात समझ पा रहे हो? उनका तो हो गया कल्याण। उन्होंने बोलना मरे पे हैं, सरस्वती माता ने बोल दिया तथास्तु। अच्छा, इसकी जगह अगर ऐसे बोले, बाबे की फुल कृपा है, बल्ले बल्ले है, नोट आ रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया है, रिच हो गए हैं, ऐसा हो गया है। हम रिच नहीं हो अभी, पर सरस्वती माता ने बोल दिया तथास्तु, तो हमारी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी फिर। दैट इज कॉल्ड राइट एनर्जी। हमें एनर्जेटिक रहना चाहिए। एनर्जेटिक रहने से हमारे अंदर की चीजें भी अच्छी होंगी। अब एनर्जी भी पता क्या से आएगी? पॉजिटिव पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ो। हम अपना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहे होते हैं? क्राइम पेट्रोल, ये वेब सीरीज में, वेब सीरीज आ गई, नेटफ्लिक्स लगा लिया, ये लगा लिया। इसकी जगह अच्छी अच्छी बुक्स खरीदो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। यूट्यूब पे थाउजेंड ऑफ चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, बिजनेस कैसे करना चाहिए, लाइफ में कामयाब कैसे होना चाहिए, ऐसे लोगों की बातें सुनो। मैंने भी ये जो सेशन लगाया, कहीं ना कहीं से सुना होगा, कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हो? अगर हम अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो ही हम किसी को समझा पाएंगे ना अच्छी चीजें। तो आज की सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, पर वाइंड अप करने से पहले मैं सवाल पूछूंगा, आपने उसका जवाब देना है कि मैंने आपको समझाया क्या था। राइट? एक छोटा सा स्क्रिप्ट कर देते हैं इसको, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। राइट एक्शन इज व्हाट? पैसिव इनकम। हमें एक्टिव इनकम में काम नहीं करना, पैसिव इनकम में काम करना। अगर हम अकेले काम करते रहेंगे तो जिंदगी में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। हमें पैसिव इनकम में काम करना है। हमें एम्प्लॉय नहीं बने रहना। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, एम्प्लॉय बनने में कोई बुराई नहीं है, पर सारी जिंदगी एम्प्लॉय बनने में बुराई है। आई हैव टू बी एम्प्लॉयर, मुझे एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं रहना सारी जिंदगी। तो राइट एक्शन क्या है? पैसिव इनकम। राइट टाइम क्या है? इनिशियल फेज। कोई भी बिजनेस करना हो तो उसकी फर्स्ट स्टेज, इनिशियल फेज, जब वो बिजनेस शुरुआती दौर में है, तभी उसे करने का फायदा है। और शुरुआती दौर में काम करने के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या चीज रोकेगी? नेगेटिविटी। किन लोगों की नेगेटिविटी? किनकी नेगेटिविटी रोकेगी हमें? इनकी नेगेटिविटी रोकेगी। ये लोग क्या है? 85। भाई बाहर जाके ना एक रिक्वेस्ट है, बाहर जाके अपने फ्रेंड को बोल मत देना कि तू 85 है। पता लगे आपकी लड़ाई हो गई, उसने आपका गला पकड़ लिया, भाई तूने मुझे क्या बोला है, 85 क्या होता है, 85 कोई गाली तो नहीं होती। तो बोलना नहीं, मैं मजाक कर रहा था, अपने मन में बोल देना तू 85 है। ठीक है? नहीं आपकी लड़ाई हो जाएगी। बोलना मत किसी को 85, ये कैटेगरी होती है, बस सबको नहीं बोलना होता हमने। तो राइट डायरेक्शन क्या है? एजुकेशनल सिस्टम। और राइट एनर्जी, एनर्जेटिक रहना। हमने साउंड, लो साउंड वाली बातें कभी नहीं करनी, मरे पे हैं, ये है, वो है, ऐसी बातें नहीं करनी, हमेशा अच्छी बातें करनी है। और अभी सेशन वाइंड अप होने के बाद गौरव या मैम आपको अच्छे से बताएंगे कौन कौन से सेशन आप आगे अटेंड कर सकते हो, एजुकेशनल सिस्टम को फॉलो कर सकते हो, प्रेरोगेटिव इंस्टीट्यूट के साथ रह के आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। तो अभी लास्ट में आप आंसर दोगे, मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या सीखा हमने? राइट। राइट क्या सीखा था सबसे पहले? राइट एक्शन। अगला राइट क्या था? राइट टाइम। अगला राइट क्या था? राइट डायरेक्शन। और अगला राइट क्या था? राइट एनर्जी।
राइट एक्शन एट राइट टाइम इन राइट डायरेक्शन एंड विद राइट एनर्जी। अगर आपने इन चारों चीजों को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी गाइस, सक्सेस हासिल करना आपके लिए मजाक हो जाएगा। आपने वो डायलॉग सुना है ना, इस सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस झक मार के आपके पीछे आएगी अगर आपने ये चारों चीजों को फॉलो कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, sir, for sharing your valuable insight with us. You have rightly told us like how we can do focus in our life to become so success. With you have explained in a right way and with so easy words that we can really understand what success mean to us.